यह BTTH नोबल का एपिसोड नंबर 86। जियान फाइनली सेंट्रल प्लेन्स पहुंच चुका था। सीन बस ये है कि वो अपने ग्रुप से बिछड़ गया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियान अपने आप को रेगिस्तान में पड़ा पाता है। स्पेस के तूफान ने उसकी इतनी गंदी हालत कर दी थी कि वो अपनी स्टोरी रिंग को भी यूज नहीं कर पा रहा था। किस्मत ने उसका साथ दिया। एक पासिंग कॉनवॉय उसे नोटिस कर लेता है। जियान को रेस्क्यू करने वाले बंदे का नाम था हानचोंग। हानचोंग सभी गार्ड्स को लीड करता था, लेकिन जिस कॉनवॉय की पर्सन इंचार्ज थी उसका नाम था हानशुए। ये हान क्लैन की एक यंग लेडी थी। इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफी कोल्ड और इंडिफरेंट होता है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है काफी केयरिंग है। रात को हानशुए ने बताया था कि वो पास करने वाले डीमन स्नेक शामेंग की टेरिटरी से। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वो कैरेज। ये कॉन्वॉय जिस रूट से पास कर रहा था वहाँ पे गर्म हवाएं अपने साथ काफी सैंड को लाती हैं। इस कॉन्वॉय को 100 से ज्यादा गार्ड्स ने सराउंड करके रखा था। ये गार्ड्स अपने वेपन को होल्ड करके चारों तरफ काफी ध्यान से देखते हैं। रेगिस्तान की ये लोकेशन ऑलरेडी नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन के एंड तक पहुंच रही थी। इस वजह से यहाँ पे कुछ आते जाते फिगर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये फिगर्स बहुत ही कम थे। पलक झपकते ही ये गायब हो जाते हैं। पूरी जर्नी में बस घोड़ों के चलने की आवाजें आती हैं। ओकेजनली आसमान से कुछ ईगल की आवाजें भी सुनाई देती थी। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। ये कैरेज की एक साइड में लीन होके हान क्लैन के इन गार्ड्स को काफी ध्यान से देख रहा था। जो यूजुअल रिलैक्स फीलिंग इनके अराउंड मिलती थी, आज वो पूरी तरीके से एब्सेंट है। इवन गुएटू और बाकी के लोग जो हर समय जोक ही करते रहते थे, आज वो भी अपना मुंह बंद करके रखते हैं। उनके हाथ जो वेपन्स को पकड़े हुए थे वो लगातार टाइट और रिलैक्स होते हैं। इससे इनके अंदर की एंजाइटी को देखा जा सकता है। इन सभी के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद जियान कहता है, लगता है सो कॉल्ड डीमन स्नेक शामेंग की रेपुटेशन यहाँ पे काफी फियर्स है। एक्चुअली इसने इतने लोगों को एंग्शियस कर दिया है। ये सोच के वो अपना सिर हिलाता है। क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ के उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब उसकी रिकवरेशन शुरू हो चुकी है। कैरेज में लगने वाली दोंचियां करीब 2 घंटे तक चलती रहती हैं, जिसके बाद अचानक से वो रुक जाती हैं। इस समय जियान जो कि कैरेज के अंदर था, उसने अपनी आंखें खोली थी। उसकी नजर जब विंडो से पास होती है तो कोइंसिडेंटली वो एक स्टीप माउंटेन को देख सकता था। माउंटेन के बीच में एक बड़ा सा क्रैक था। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझ के इसे बनाया हो। क्रैक का साइज डजन फीट से ज्यादा था। ये एक गॉर्ज की तरह दिखाई दे रहा था। जब कैरेज यहाँ पे रुकता है तो जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये पता लगा पा रहा था कि सभी की धड़कनें क्विक हो गई हैं। इसका मतलब ये सो कॉल्ड 10,000 स्नेक गॉर्ज आ चुका है। जियान जब डीप थिंकिंग में था तभी हानचोंग की तेज आवाज उसके कान तक जाती है। हानचोंग कहता है कि सभी लोग केयरफुल रहो, हम 10,000 गॉर्ज के एरिया में एंटर करने वाले हैं। गुएटू तुम कुछ और लोगों को लेके आगे जाओ और स्नेक रिपेलेंट पाउडर को फैलाते जाओ। यहाँ के स्नेक शामेंग की आंखों जैसे काम करते हैं। जब तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा हम यहाँ से आसानी से पास कर सकते हैं, और अगर फिर भी हम डिस्कवर कर लिए जाते हैं तब भी बिना ऑर्डर्स के उनके ऊपर हमला मत करना। जो इन ऑर्डर्स को नहीं मानेगा वो क्लैन रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। हानचोंग की आवाज की बस सुनाई देता है हमें यस सर। हानचोंग एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। तुरंत ही आगे की तरफ इशारा करके कहता है लेट्स गो। हानचोंग के ऑर्डर्स के बाद कॉन्वॉय दोबारा से मूव करना शुरू कर देता है। अब ये धीरे से उस स्टीप माउंटेन रेंज में एंटर कर रहा था। जियान जब वॉल के अगेंस्ट लीन करके बैठा हुआ था तब एक सॉफ्ट आवाज उसके कानों तक जाती है। वो कहता है ब्रदर जियान, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप प्लीज हमारी यंग लेडी को लेके चले जाना। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड फील करता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये आवाज हानचोंग की थी। जियान कहता है ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। वो शामेंग बस टोल फी को ही तो मांग रहा है। अगर तुम इसे ये दे देते हो तो फिर वो तुम्हें परेशान क्यों करेगा। ये सुन के हानचोंग का ध्यान जाता है उस लग्जूरियस कैरेज पे। एक डीप ब्रेथ के साथ हानचोंग कहता है कि अगर इस बार यंग लेडी यहाँ पे नहीं आई होती तो फिर हमारा काम टोल फीस से ही चल जाता। लेकिन वो नालायक सिर्फ ग्रीडी ही नहीं है, बल्कि जब भी कोई ब्यूटीफुल वुमन उसे दिखाई देती है उसके अंदर का शैतान जाग उठता है। इस वजह से अगर कोई बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हम टियानबे सिटी से अभी काफी दूर हैं। हान क्लैन का यहाँ पे भी कोई थ्रेट नहीं चलेगा। पूरी बात सुनने के बाद जियान को पूरा मैटर समझ में आता है। एक्चुअली में ये सभी हानशुए के बारे में चिंता में थे। वो मनी मन में कहता है तभी मैं कहूँ ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कोई बड़ी फाइट करने जा रहे हैं। जियान एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है बिग ब्रदर हान, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होगा। हानचोंग जियान के इन शब्दों पे कुछ खास ध्यान नहीं देता। हानचोंग अपने दिल में काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि जियान कितना इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे ये बताता है कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फिर शायद जियान के पास खुद को प्रोटेक्ट करने की भी एबिलिटी ना हो। वो उनकी यंग मिस को कैसे ही सेव करेगा। जब हानचोंग देखता है कि इनका कैरेज उस गॉर्ज में एंटर कर रहा है तो दोबारा से उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। वो तुरंत ही अपनी हॉर्स का यूज करके चारों तरफ की एक्टिविटी को चेक करने लगता है। इस समय इनका कॉन्वॉय 10,000 स्नेक गॉर्ज में एंटर कर रहा था। क्योंकि वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इनके कैरेजेस को कपड़ों से कवर कर दिया गया था। जो बुल कैरेज को खींच रहा होता है उसका मुंह भी ब्लॉक कर दिया जाता है। बेसिकली ये बिल्कुल शांति से एंटर करना चाहते थे। हान क्लैन के सारे गार्ड्स ने अपने वेपन्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए थे। उनके दूसरे हाथ में हम देखते हैं कि व्हाइट कलर के पाउडर को, जिसे वो रोड के दोनों साइड फैलाते जाते हैं। इतने एंग्शियस एटमॉस्फेयर के अंदर उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। करीब 10 मिनट के बाद वो इस गॉर्ज के मिडिल पार्ट
पार्ट को क्रॉस कर चुके थे। अच्छी नजरों वालों को गोर्ज का एग्जिट भी दिखाई दे रहा था। इसे देख के सभी लोग रिलीफ फील करते हैं। जब बाहर सभी लोग रिलैक्स फील कर रहे थे तभी जियान जो कि कैरेज में था अपनी आंखें खोलता है। हम उसे गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। लगता है वो मुसीबत से आज हाइड नहीं हो पाएंगे। उसने ये सोचा ही था तभी ये पूरा गोर्ज हिलने लगता है। जो दोनों तरफ के पेड़ थे बड़े बड़े स्नेक्स उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। इस सीन को देख के हानचोंग का एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है डैम इट, हमें डिस्कवर कर लिया गया है, कैरेज की बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाओ। इस समय हानचोंग को ये बोलने की जरूरत भी नहीं थी। हान क्लैन के जो एक्सपीरियंस गार्ड्स थे वो ब्लैक हॉर्न बुल्स को ऑलरेडी काफी तेज से आगे ले जाने लगते हैं। तुरंत इस कॉनवॉय की स्पीड भी काफी तेज हो चुकी थी। लगता है कुछ ही समय के अंदर वो इस गोर्ज से बाहर चले जाएंगे। जब ये कॉनवॉय एग्जिट से 100 मीटर से कम की दूरी पे था तभी कई बड़े बड़े फिगर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। अगले ही पल में उनने पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया था। उनके सैवेज माउथ से वो जीप बाहर आ रही थी। इनमें से काफी खतरनाक स्टेंच बाहर आती है। इनकी डार्क कोल्ड आंखें कॉनवॉय पे टिक चुकी थी। इतने इनॉर्मस स्नेक्स को अपने पाथ को रोकते हुए देख के हानचोंग का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। भले ये लार्ज स्नेक्स बस रैंक 3 के मैजिकल बीस्ट हो लेकिन इनकी बॉडीज बहुत ही बड़ी हैं। इनके ग्रुप में करीब 10 से 12 स्नेक्स होंगे लेकिन इतने स्नेक्स ने ही रोड को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया था कि अब उसमें एक भी गैप नहीं देखा जा सकता। रोड के ब्लॉक होने के बाद आसपास की बुशेस से हमें कई रशिंग साउंड सुनाई देते हैं। अगले ही पल में कई छोटे बड़े स्नेक्स बाहर आते हैं। इन सभी ने एक डेंस मैनर में कॉनवॉय को सराउंड कर लिया था। जब ये कॉनवॉय पूरी तरीके से एनसर्कल किया जाता है तो फिर हमें सुनाई देती है किसी के हंसने की आवाज। तुरंत ही एक ब्लैक ग्रीन फिगर कॉनवॉय के सामने अपीयर होता है। वो कहता है तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से निकल सकते हो? जो फिगर कॉनवॉय के आसमान में अपीयर हुआ था वो देखने में काफी स्ट्रेंज लग रहा था। इसकी ह्यूमन बॉडी के पूरे पार्ट्स ब्लैक ग्रीन स्केल से भरे हुए होते हैं। जहाँ पे किसी भी इंसान का हेड होता है उस जगह पे था एक सैवेज लुकिंग स्नेक हेड। जब वो अपने नीचे के लोगों को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक रूथलेसनेस को देखा जा सकता है। एडिशनली इस हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक के पीछे एक पेयर ऑफ दुई विंग्स थे। इनका रंग भी होता है ब्लैक ग्रीन। जब ये विंग्स फ्लैप होते थे तो कॉनवॉय में काफी हवाएं टकराती थी। जब हानचोंग के ग्रुप की नजर जाती है इस ब्लैक ग्रीन फिगर के ऊपर तो उन सभी के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए थे। वो एक ट्रेम्बलिंग आवाज में कहते हैं डीमन स्नेक शाओमेंग। शाओमेंग घमंड से भरी नजरों से नीचे देखता है। वो हंसते हुए कहता है तुम्हें इस ग्रैंडपा के रूल्स के बारे में तो पता ही होगा है ना। ये सुन के हानचोंग का फिस्ट ट्रेम्बल होता है। तुरंत ही कॉनवॉय से बाहर आके वो क्रिस्टल कार्ड को निकालता है। हानचोंग एक रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है ऑफ कोर्स हम जानते हैं कमांडर शाओमेंग, ये कॉनवॉय हमारे हान क्लैन का है जो कि टियानबे सिटी में स्टेबलाइज्ड है। हम चाहते हैं इस छोटे से गिफ्ट को आप एक्सेप्ट करो। हम शाओमेंग को अपने हाथ को एक्सटेंड करते हुए देखते हैं। एक सक्शन फोर्स उस कार्ड को पुल कर लेती है। इसे देखने के बाद शाओमेंग हंसते हुए बोलता है नॉट बैड, तुम लोग सिंसियरिटी को तो शो कर रहे हो। ये सुन के हानचोंग खुश हो जाता है। वो कहता है कमांडर अगर ऐसी बात है तो क्या हम पास कर सकते हैं? शाओमेंग एक स्ट्रेंज आवाज में कहता है ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है। वो अपनी टंग से होठों को लिक करता है। जिस कैरेज में हानशुए थी शाओमेंग उस तरफ पॉइंट करके लूड आवाज में बोलता है बस उस कैरेज को छोड़ के जाओ। उसके मुंह से ये निकला ही था पूरे कॉनवॉय के गार्ड्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। सभी अपने वेपन्स को टाइट तरीके से पकड़ लेते हैं। हानचोंग अपने आप को कंट्रोल करके एक रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है कमांडर आपका क्या मतलब है? लेकिन ये शाओमेंग हानचोंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। उस कैरेज की तरफ देख के शाओमेंग कहता है लड़की तुम मुझसे नहीं छिप सकती। एक वुमन की बॉडी की फ्रेग्रेंस को मैं काफी दूर से ही सेंस कर सकता हूँ। और तो और इस ग्रैंडपा को ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है कि ये वाली वुमन तो बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। मैं कहता हूँ तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। शाओमेंग के मुंह से ये आवाज बाहर आई थी तभी हम उस कैरेज की रूफ को बर्स्ट होते हुए देखते हैं। एक फिगर वहां पे आके खड़ी हो गई थी। अब उसकी वो आइस कोल्ड नजर टिक चुकी थी शाओमेंग के ऊपर। जब ये शाओमेंग हानशुए का चेहरा देखता है तो उसकी आंखों में एक रेड ग्लो एरप्ट होता है। वो आसमान की तरफ देख के हंसते हुए बोलता है सच में जैसा इस ग्रैंडपा ने सोचा था ये वैसा ही है। इस बार का रिवॉर्ड काफी रिच है। इतने खतरनाक माल को मैंने काफी टाइम बाद देखा है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है आइस कोल्ड हानशुए के ऊपर। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। एक इशारे पे एक लॉन्ग सोर्ड उसके हाथ में अपीयर होती है। अपने दुई विंग्स को फ्लैप करके वो शाओमेंग की तरफ शूट हो जाती है। हानशुए को अपनी तरफ आते हुए देख शाओमेंग और भी हंसने लगता है। वो कहता है लड़की तेरी ये 2 वांग लेवल की स्ट्रेंथ मेरे हाथों से कैसे बच सकती है? इतना कहने के बाद वो अपना मुंह खोलता है जिसमें से एक जेड ग्रीन दुई की पिलर शूट हुआ था। ये एक लाइटिंग स्पीड के साथ उस सोर्ड में टकरा गया था। वो लॉन्ग सोर्ड तुरंत ही शैटर हो जाती है। साथ ही में हानशुए का फिगर भी पीछे चला गया था। उसके चेहरे पे तुरंत ही एक सफेदी आ जाती है। आखिरकार एक 2 हुआंग और 2 वांग में बहुत ही बड़ा गैप होता है। हानशुए की इस कंडीशन को देख के हानचोंग चिल्ला के बोलता है कमांडर शाह हम टियानबे सिटी के हान क्लैन से हैं। अगर आप हम पे इस तरीके से अटैक करोगे तो हमारे लीडर और एल्डर्स तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये सुन के शाओमेंग स्ट्रेंज तरीके से हंसने लगा था। वो कहता है हान क्लैन हाँ, हालांकि वहाँ पे कुछ बुड्ढे मौजूद हैं लेकिन आखिर वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर मैं उन्हें हरा भी नहीं पाता हूँ तब भी वहाँ से भागने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और तो और जब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जाते हो तब तक हान क्लैन को ये न्यूज कैसे मिलेगी? इतना कहने के बाद उसके मुंह से एक हिसिंग साउंड बाहर आता है। जैसे ही हिसिंग साउंड बाहर आया था गोर्ज के चारों तरफ मौजूद सांपों की आंखें ग्लो करने लगती हैं। तुरंत ही एक एरो की तरह वो
वो कॉन्वॉय की तरफ शूट हो जाते हैं। ये सीन कुछ ऐसा था जैसे पॉइजनस स्नेक्स की बरसात हो रही हो। देखने में एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लग रहा था। इतने फ्राइटनिंग नंबर ऑफ स्नेक अटैक्स को देख के सभी के चेहरे एकदम नीले पड़ जाते हैं। वेपन्स को टाइट पकड़ के अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। ये पॉइजनस स्नेक्स पूरे आसमान को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये कॉन्वॉय के 10 फीट के दायरे में आते हैं, इन सभी की बॉडी स्टिफ होने लगती है, जिसके बाद हमें बैंग बैंग के साउंड सुनाई देते हैं। इन क्रैकलिंग साउंड्स के साथ वो फायरवॉल के क्लस्टर में चेंज हो गए थे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे राख में बदल चुके थे। आसमान में हुए इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के सभी लोग, जिनमें हांशो का ग्रुप, हांशुए और शामेंग, सभी स्टंड रह गए थे। वो कहते हैं ये क्या है? आसमान से वो काले कलर की राख बरसने लगती है। जमीन पे आके इसने एक हल्की सी ब्लैक लेयर को बना लिया था। इस सीन को देख के सभी के दिलों में एक चिल फैल गई थी। किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ है। इवन शामेंग की स्ट्रेंथ के साथ भी वो अपने सारे के सारे स्नेक्स को राख में बदलते हुए देख ही सकता था। उसे घंटा पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है। इस गोर्ज के अंदर एक साइलेंस अपीयर होता है। जो बचे हुए पॉइजनस स्नेक दोनों तरफ खड़े हुए थे, उनकी आंखों में भी एक अनईजीनेस अपीयर होती है। उनकी बॉडी टेंस होकर उनके मुंह से हिसिंग साउंड्स लगातार बाहर आ रहे थे। इससे इस वैली का एटमॉस्फेयर और भी डार्क हो जाता है। हांचोंग का ग्रुप भी एक दूसरे को देखता है। तुरंत ही कुछ कदमों को पीछे लेते हुए वो हांशो को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनकी अलर्ट आंखों में था वो शामेंग, जो कि आसमान में था। कुछ समय तक ये साइलेंस कंटिन्यू होता है, जिसके बाद सबसे पहले रिकवर होता है वो शामेंग। उसकी वो हेजिटेंट आंखें चारों तरफ देखती हैं। जैसे ही वो हांशो पे दोबारा गई थी, दोबारा से उसके अंदर की लस्ट जागने लगती है। अपने दांतों को मीचते हुए वो एक और हिसिंग साउंड को बाहर निकालता है। जब वैली में मौजूद स्नेक्स को ये हिसिंग साउंड दोबारा सुनाई देता है, तो शुरू में तो वो काफी हेजिटेट करने लगे थे, लेकिन फाइनली उनकी आंखें भी फियर्स हो जाती हैं। अपनी बॉडीज को बेंड करके वो एक एरो की तरफ शूट हो जाते हैं। ये शू शू साउंड के साथ कॉन्वॉय की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इन पॉइजनस स्नेक्स के दोबारा अटैक को देख के हांचोंग का ग्रुप दोबारा अपनी दुकी को रेडी कर लेता है, लेकिन इससे पहले वो काउंटर अटैक कर पाते, वो मिस्टीरियस बैंग बैंग साउंड दोबारा आसमान में अपीयर होता है। हम आसमान में कई फायरवॉल्स को देख सकते हैं, जो कि अगले ही पल एक्सटिंग्विश हो गई थी। वो एक डस्ट में चेंज होकर आसमान से टपकने लगते हैं। इस सीन को देख के हांचोंग का ग्रुप बहुत ही खुश हो जाता है। इस समय वो गैस कर पा रहे थे कि उन्हें सीक्रेटली कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है हांचोंग के चेहरे पे। अभी वहाँ पे एक एक्साइटमेंट को देखा जा सकता था। वो हांशुए की तरफ देख के कहता है, यंग लेडी। हांशुए भी अपने हाथों को वेव करती है। जब वो चारों तरफ घूम के देखती है, वो किसी भी मिस्टीरियस चीज को डिस्कवर नहीं कर पा रही थी। तुरंत ही उसकी आईब्राउज निट हो जाती हैं। क्या उनका लक इतना अच्छा है कि जब उनके ग्रुप को सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है, तभी एक एक्सपर्ट उनकी मदद करने के लिए आता है। काफी टाइम तक चारों तरफ देखने के बाद उसकी नजर पॉज होती है जियान के कैरेज पे। वो इस कैरेज को काफी ध्यान से देख रही थी। इससे पहले वो और डीप तरीके से सोच पाती, उसे डिस्टर्ब करती है वो शामेंग की आवाज। शामेंग आसमान में चारों तरफ देख के अपने हाथों को कप करता है। वो कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा एक्सपर्ट है? मेरा नाम शामेंग है। अगर मैंने आपको किसी भी तरीके से ऑफेंड किया है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आज का ये मैटर प्राइवेट है। फ्रेंड प्लीज इसमें इंटरवीन मत करो। शामेंग की आवाज यहाँ पे काफी टाइम तक गूंजती रहती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इससे पहले शामेंग और भी फ्रस्ट्रेटेड होता, आसमान में एक एल्डरली आवाज आती है। ये आवाज थी गेट लॉस्ट। फील तो ऐसा हो रहा है जैसे आसमान से ही सबके कानों तक आई हो। अभी हांचोंग का ग्रुप फूला नहीं समा रहा था। उन्हें विश्वास हो गया कि एक एक्सपर्ट उनकी हेल्प कर रहा है। जब हांशुए इस एल्डरली आवाज को सुनती है, तो उसका ध्यान भी जियान के कैरेज से चला जाता है। वो चारों तरफ देख के इस मिस्टीरियस एक्सपर्ट को ढूंढने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है शामेंग की तरफ। अब उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लो फ्लैश हुआ था। वो कहता है, क्या तुम इन यूजलेस लोगों की वजह से मुझसे फाइट करना चाहते हो? भले ही उसने ये बोला हो, लेकिन उसकी अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई थी। आखिरकार जो सीन आसमान में अपीयर हुआ था, उससे शामेंग की रूह कांप गई थी। शामेंग के इन शब्दों का आंसर आता है बहुत ही कंसाइज। एक एल्डरली वॉइस कहती है कि अगर तुम 10 ब्रेथ के अंदर यहाँ से नहीं गए, तो फिर अपनी मौत के तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। इवन हांचोंग का ग्रुप भी इस आवाज में एक रिडिक्यूल को फील कर पा रहा था, जैसे कि आवाज ये कह रही हो कि ये शामेंग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। शामेंग के साथ जब 2 बार इस तरीके से व्यवहार होता है, तो उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है। शामेंग इस गोर्ज के अंदर मनचाही हरकत इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि उसे मारने के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं थे, बल्कि सीन ये था कि इस एरिया में बहुत ही होल्स थे। जब तक शामेंग अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होकर इन होल्स में चला जाता है, उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये रीजन था इसकी इस रेपुटेशन का। हम उसकी आंखों में एक डेंस कोल्डनेस को फ्लैश होते हुए देखते हैं, लेकिन उसके चेहरे से कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। चारों डायरेक्शन में घूम के वो अपने हाथों को कप करता है। वो कहता है, फ्रेंड अगर तुम इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे फेस को वैल्यू देता हूँ। ये कह के वो मुड़ा ही था, तभी उसकी आंखों में एक फियर्स इंटेंट फ्लैश होता है। अपनी दुखी विंग्स को फ्लैप होके वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1 सेकंड के अंदर ही वो हांशुए के सामने अपीयर हुआ था। शामेंग की बॉडी से ऐसी दुखी रिलीज होती है जिससे हांचोंग का पूरा ग्रुप दूर चला जाता है। शामेंग कहता है, लड़की मेरे चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता। अभी शामेंग की आंखों में काफी ल्यूड एक्सप्रेशन था। अपनी दुखी का इस्तेमाल करके वो हांशुए की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। दो हुआंग पे होने की वजह से शामेंग की स्पीड इतनी खतरनाक थी कि हांशुए का डॉज करने से बहुत मुश्किल था। इस रीजन की
वजह से वो देख ही सकती थी। जब शामेंग का क्लॉ उसके कंधे तक जाता है, उसका हाथ कंधे पे बस लैंड हुआ ही था, तभी आसमान में कोल्ड किलिंग इंटेंट फैल जाता है। आवाज कहती है चॉस से। अगले ही पल में एक इंडिविजुअल एनर्जी रिपल क्रिएट होती है जो कि लाइटनिंग मैनर में स्पेस से मर्ज हो गई थी। तुरंत ही हम देखते हैं उसे शामेंग की चेस्ट के सामने एक्सप्लोड होते हुए। हम सुनते एक बैंग की आवाज। ये लो डीप एक्सप्लोजन का साउंड तो आया था, लेकिन इससे एनर्जी का कोलिजन नहीं होता। उसके बाद भी शामेंग की जिस दुईकी ने उसे सराउंड करके रखा था, वो तुरंत ही आधी स्कैटर हो जाती है। ये फोर्स इतनी वायलेंट थी कि शामेंग की बॉडी के उन स्केल्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। वहां से काफी अमाउंट में ब्लड बाहर आता है। इस अटैक की वजह से शामेंग की बॉडी पीछे जाती है। इस मौके को पाके हान चोंग का ग्रुप तुरंत ही आगे आता है। हान शुए को सराउंड करने के बाद उनकी तीखी आंखें गई थी शामेंग के ऊपर। हान शुए की आंखें भी शामेंग के ऊपर थी, जिसकी एक ही अटैक से इतनी मिजरेबल हालत हो गई है। हान शुए के दिल में भी कई रिपल्स क्रिएट हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि भले ही शामेंग बहुत ही घटिया हो, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक नहीं है। साथ ही में अगर हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म की कैपेबिलिटीज को ऐड कर दें तो इसके डिफेंसेस बहुत ही तगड़े हो जाते हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि बस शामेंग की एक ही अटैक की वजह से ये हालत हो जाएगी। आखिर जिस इंसान ने इसके ऊपर अटैक किया है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी फ्राइटनिंग होगी। शायद पूरे हान क्लैन के अंदर भी इतना स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं होगा। हमारा ध्यान जाता है शामेंग की तरफ, जो अभी 100 कदम से ज्यादा पीछे ले चुका था। जैसे तैसे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। अपने मुंह से ब्लड को पहुंचते हुए वो केयरफुली चारों तरफ देखने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मेंटल एनर्जी, तुम एक एल्केमिस्ट हो। इस एनर्जी के कांटेक्ट में आने के बाद शामेंग इसे समझ गया था। ये एल्केमिस्ट के द्वारा प्रैक्टिस करने वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। स्पेशली जिस तरीके का अटैक उसके ऊपर हुआ है, ऐसा कंट्रोल तो बस कोई एल्केमिस्ट ही कर सकता है। लेकिन शामेंग के इन क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं आता। लगता है शामेंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। आती है तो एक कोल्ड स्नॉट। इसकी वजह से एयर में एक रिपल क्रिएट होती है। इमीडिएटली एक थंडरबोल्ट मोमेंटम को लेके वो शामेंग की तरफ आने लगती है। दोबारा स्पिरिचुअल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख शामेंग की पूरी बॉडी में गूस बम्स फैल जाते हैं। उसके चेहरे का वो डर और भी डेंस हो गया था। एंड में जाके उसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। वो एक काली फिगर में ट्रांसफॉर्म होके बहुत ही तेजी से भागने लगा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। शामेंग ने इस मेंटल अटैक के अंदर एक जेन्युइन किलिंग इंटेंट को फील किया था। वो अच्छे से समझ गया था कि अगर वो ज्यादा देर तक वहां पे रहता है तो फिर इस अटैक का ऑनर उसे डेफिनेटली स्नेक मीट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ऐसी जगह में इतने समय से सर्वाइव करने की वजह से शामेंग अच्छे से जानता था कि किसे ऑफेंड करना है और कैसे नहीं। सिर्फ ब्यूटी के लिए ऐसे एक्सपर्ट को ऑफेंड करना डेफिनेटली शामेंग के लिए खराब डील है। शामेंग को कुत्तों की तरह भागते हुए देख के चारों तरफ से इकट्ठे हुए वो स्नेक्स भी चूहों की तरह भागने लगते हैं। इवन जो एनॉर्मस स्नेक्स उनका रास्ता रोक रहे थे, वो भी काफी तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही मिनट्स के अंदर ये गॉड जो कि ब्लॉक कर दी गई थी, अब ये पूरी तरीके से खाली हो जाती है। इस सीन को देख के हान चोंग का ग्रुप एकदम स्टंड रह गया था। वो कहते हैं डैम इट, इन्हें लगता है भागने की प्रैक्टिस करके रखी है। लगता है लोग भी इन्हें कई बार भगाते हैं। पता नहीं ग्रुप में ये बात किसने कही थी, लेकिन इसे सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। ये लाफ्टर यहाँ के टेंस एटमोस्फियर को कम कर रही थी। हंसने के बाद हान चोंग का हाथ जाता है अपने दिल के ऊपर। इस बार उसके सामने काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। अच्छी बात है कि कुछ नहीं हुआ। हान शुए के चेहरे पे जो हमेशा इंडिफरेंट एटमोस्फियर बना रहता था, अब वो भी गायब हो गया था। वो रिस्पेक्टफुली अपने हाथों को कप करके आसमान की तरफ कहती है, इस जूनियर का नाम है हान यू और मैं हान क्लैन से बिलोंग करती हूँ। एल्डर, मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद। क्या आपके लिए अपने आप को मेरे सामने रिवील करना पॉसिबल है, जिससे मैं आपको हमेशा याद रख सकूं? ये सुन के आसमान से एक हल्की सी आवाज आती है। वो कहता है, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था। सिचुएशन को देख के मैंने ऐसे ही हेल्प कर दी। तुम लोग जाओ, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस आवाज के बाद ऐसा लगता है वो एक्सपर्ट चला गया। आसमान से कोई और आवाज नहीं आती। इसकी वजह से हान शो के चेहरे पे एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। फिर भी वो अपने हाथ को आगे की तरफ वेव करके बोलती है, चलो हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। ये सुन के हान चोंग का पूरा ग्रुप नॉड करता है। उनके कॉन्वॉय ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। कॉन्वॉय ने जब मूव करना शुरू कर दिया था तो हान शो भी अपने कैरेज में अपीयर होती है। जब वो अपने कैरेज पे चढ़ रही थी तो उसके दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। उसका ध्यान जाता है उस कैरेज पे जहाँ पे जियान था। एक मोमेंट के बाद वो अपनी आईब्रोज को नेट कर लेती है। अपने आप को मॉक करते हुए वो ऊपर चढ़ गई थी। जियान जो कि अपने कैरेज में आंख बंद करके बैठा हुआ था, जब हान शो सक्सेसफुली अपने कैरेज में चढ़ जाती है तब हम जियान को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। अपने चेस्ट पे हाथ रख के वो काफी खतरनाक तरीके से खांसता है। अभी उसकी इंजरीज हील भी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी काफी अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ता है। ये जियान के लिए भी थोड़ा टफ रहा था। जब इनका कॉन्वॉय 10,000 स्नेक गॉड से बाहर चला जाता है तो फाइनली सभी के बीच में खुशी का माहौल फैल जाता है। इस कैलेमिटी को सर्वाइव करने के बाद उन्हें समझ में आ रहा था कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। जो सोलम एटमोस्फियर पहले बना हुआ था वो भी चुपचाप से गायब हो जाता है। जो चेंजेस यहाँ पे सभी ने एक्सपीरियंस करे थे वो इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। खासकर उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस ने जो फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को शो किया था, उससे सभी शॉक्ड थे। एक बंदा कहता है वो बास्टर्ड इस तरीके से भाग रहा था जैसे उसकी पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया हो। मुझे वो देख के काफी मजा आया। भले ही हम सबकी जान हलक में आ गई हो, लेकिन उस डीमन स्नेक शामेंग की इस तरीके
तरीके से हालत देख के, जिसकी पहले बहुत ही खतरनाक रेपुटेशन थी, हमारी ये ट्रिप वर्थ इट रही है। दूसरा बंदा कहता है ये सब उन एल्डर की वजह से है। जिस तरीके से वो शामेंग बिहेव कर रहा था, वो मिस्टीरियस एल्डर कोई एल्केमिस्ट होंगे। मेरे गैस के हिसाब से वो कम से कम लेवल 6 के एल्केमिस्ट तो होने ही चाहिए, वरना किसी नॉर्मल इंसान के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे रिलाई करके उस डीमन स्नेक शामेंग को डराना बहुत ही मुश्किल बात है। तभी दूसरा बंदा कहता है वाह, टियर 6 का एल्केमिस्ट। मुझे याद है कि हमारे हान क्लैन के चीफ एल्केमिस्ट भी लेवल 5 पे ही है, लेकिन जब उनसे भी हमारे लीडर मिलते हैं तब उन्हें एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना पड़ता है। पहला वाला बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अनफॉर्चुनेटली हमने उन एल्डर को नहीं देखा। एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट, ये हमारी टियानवे सिटी का टॉप एग्जिस्टेंस है। तभी बीच में एक और बंदा कूद पड़ता है, वो कहता है तुम लोग सपने देखना बंद करो। एक एक्सपर्ट के पास एक्सपर्ट वाला प्राइड भी होता है। हमारी जान बचाने के लिए हमें ऑलरेडी थैंकफुल रहना चाहिए। जब ये सारे हीटेड डिस्कशन जियान के कानों तक जाते हैं तो उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। अच्छी बात यह है कि जियान को खुद को शो नहीं करना पड़ा। जब ये सब जियान सोच रहा होता है तभी हम कैरेज के कर्टन को खुलते हुए देखते हैं। हंसता हुआ हानचोंग अंदर आता है। वो जियान की तरफ एक वाटर बैग को फेंक के बोलता है तुम शॉक तो नहीं हुए थे क्यों? जियान उस वाटर बैग से 2 घूंट लेता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हानचोंग कहता है हम लकी रहे उस एल्डर ने हमारी हेल्प करी, वरना काफी हाई पॉसिबिलिटी थी कि ये 10,000 स्नेक गॉर्ज हमारी कब्र बन जाती। वो हंसते हुए कहता है लेकिन वो एल्डर बहुत ही अच्छे थे, वरना नॉर्मली कोई अनजान लोगों के लिए ऐसे काम नहीं करता। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक अनपरसेप्टेबल स्माइल आ गई थी। लगता है इस वैली के अंदर हानचोंग को बड़ा शौक लगा है। उस मिस्टीरियस एल्डर की तारीफें कर करके वो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है। इतनी तारीफें सुन सुन के जियान के तो कान पक गए थे। वो एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ नोड करता है। कम से कम 10 मिनट तक बोलने के बाद हानचोंग जैसे तैसे करके अपने आप को रोकता है। उसके एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रुकना ही नहीं चाहता। वो जियान की तरफ स्माइल करके कहता है इस 10,000 स्नेक गॉर्ज से पास करने के बाद हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। हालांकि बीच में कुछ छोटे मोटे डाकू रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ओरिजिनली इस 10,000 स्नेक गॉर्ज से पास करने का हमारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन हमारा सामना होता है एक सैंड स्टॉर्म से, जिससे हमारा रास्ता डिविएट हो गया था। अगर हम वापस से उस रास्ते पे जाना चाहते तो हमें और भी ज्यादा समय लगता, जिस वजह से हमारे पास बस यही रास्ता बचा हुआ था। शुरुआत में जियान ये समझ नहीं पा रहा था कि हानशुए के ग्रुप को रिसीव करने के लिए कोई हान क्लैन का एक्सपर्ट क्यों नहीं आया, जबकि उनके पास एक क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो 10,000 स्नेक गॉर्ड से पास करने वाले हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि इन सभी ने अपना रास्ता बदल लिया था। थोड़ी सी और हेजिटेशन के बाद जियान पूछता है बिग ब्रदर हान, अभी हमें टियानवे सिटी तक पहुंचने में कितना टाइम और लगने वाला है? हानचोंग थोड़ा सा सोचने के बाद रिप्लाई करता है कि अगर सब सही जाता है तो हमें 6 दिन और लगने वाले हैं। जियान कहता है 6 दिन? ये सुन के वो रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि अगले 6 दिन में उसकी इंजरीज भी हील हो जाएंगी। जब ये लोग टियानवे सिटी पहुंचेंगे तो वहाँ पे कई एक्सपर्ट्स होंगे। अगर जियान बीच में हील नहीं कर पाता है तो हो सकता है उसे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। आफ्टर ऑल अगर कोई स्ट्रेंथ को पोजेस नहीं करता हो तो फिर ना ही उसे बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। जियान ये प्लान कर चुका है कि जैसे ही वो टियानवे सिटी पहुंचेगा वो हॉल ऑफ सोल के बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर देगा। अगर बर्निंग फ्लेम वैली में जाना पॉसिबल है तो वहाँ भी वो जाना चाहेगा, जिससे 3000 मिस्टीरियस चेंज के बाकी के 2 चेंजेस उसे मिल सके। इन बचे हुए दोनों चेंजेस को ऑब्टेन करने के बाद जियान के पास वो स्ट्रेंथ होगी जिससे अगर वो एंग्री बुद्धा लोटस का यूज नहीं भी करता है तब भी दोजोंग से वो फाइट कर पाएगा। जियान के अंदर क्या ख्याल चल रहे हैं हानचोंग को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस वजह से जियान से थोड़ी देर तक बात करने के बाद हानचोंग वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसने जियान से कहा था कि तुम रेस्ट करना। कॉन्वॉय भी मेन रोड पे आ जाता है। अब ये साउथ की तरफ जाने लगा था। ये रोड जाती है टियानवे सिटी को, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सभी को पता था कि जियान ऑलरेडी इंजर्ड है। इस वजह से हानचोंग के जाने के बाद उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। जियान इस टाइम का अपने आप को अच्छे से हील करने के लिए यूज करता है। कैरेज की ये नोचियां कुछ समय तक चलती रहती हैं, जिसके बाद ही फाइनली स्टॉप हो गई थी। जियान जो कि मेडिटेट कर रहा था अपनी आंखें ओपन करता है। आसमान की तरफ देख के वो समझ गया था कि दोबारा से कैंप बनाने का समय आ गया है। रेगिस्तान में रात को ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है, साथ ही में इसकी एफिशिएंसी भी कुछ खास नहीं होती। इस रीजन की वजह से लोग रात को कम ट्रैवल किया करते थे। एक दिन के रिकवरेशन के बाद जियान की बॉडी जो इंटेंस पेन को फील कर रही थी वो भी काफी वीक हो गया था। वो अपनी वेन्स में फ्लो कर रही दुई को भी सेंस कर पा रहा था। भले ही उसकी ऑप्टिमम कंडीशन से काफी वीक हो, लेकिन जियान अपनी इंजरीज को हील होते हुए फील करके काफी खुश होता है। कैरेज के रुकने के बाद जियान कर्टन खोल के नीचे आ जाता है। वो हानशुए के कैरेक्टर को ऑलरेडी समझ चुका था, इस वजह से दोबारा से डांट खाने का उसका कोई इरादा नहीं था। नीचे उतरने के बाद जियान को दिखाई देते हैं कुछ टेंट पोल्स, जिन्हें उठा के वो हानचोंग की जगह पे जाने लगता है। जैसे जैसे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था उसकी नोज में एक सेरीन फ्रेग्रेंस एंटर करती है। जियान तुरंत ही पॉज होकर अपना सर उठा के सामने देखता है। सामने खड़ी हानशुए को देख के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। हम उसे एक नॉड करते हुए देख सकते हैं। हानशुए अभी एक रॉक फ्रैगमेंट के ऊपर खड़ी हुई थी, जहाँ से वो सामने से यंग मैन को काफी ध्यान से देखती है। इसके लाइन क्लोथ काफी ऑर्डिनरी लग रहे थे। इसके चेहरे को यंग और डेलिकेट कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये
इन सब में से नहीं था, फिर भी इस चेहरे को लगातार देखा जा सकता था। ये इस तरीके का इंसान लगता है जिसे जितना ज्यादा देखो उसकी इंटरेस्टिंगनेस और भी बढ़ती जाती है। जब हांशुओ की आंखें जियान की आंखों से मिलती हैं तो वो हल्की सी स्टार्टल्ड हो गई थी, क्योंकि जब भी हांशुओ किसी से अपनी आंखें मिलाती थी तो उनमें किसी न किसी तरीके की अनईजीनेस तो होती ही थी, लेकिन सामने के इस इंसान में ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। जियान की आंखों में बस मौजूद थी एक स्माइल और कामनेस। ये आंखें इतनी डीप थी जिनमें किसी भी तरीके की रिपल क्रिएट नहीं होती। जब हांशुओ लगातार जियान को देखती रहती है तो अब उसके लिए भी इंड्योर करना काफी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से आगे आके वही एक स्माइल के साथ बोलता है, मिस हांशुओ क्या बात है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है? जियान की आवाज सुन के हांशुओ की आईब्रोज एकदम ट्रेम्बल हो गई थी। तुरंत ही वो अपना हाथ आगे बढ़ा के जियान के हाथ को पकड़ लेती है। आसपास के लोग ये देख के स्टन रह गए थे। तुरंत ही जियान की बॉडी में दुईकी एंटर करने लगती है। इस दुईकी को अपनी बॉडी में एंटर करते हुए फील करके जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। जैसे ही उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है, उसके शरीर की दुईकी उसकी बॉडी में समा गई थी। जो दुईकी हांशुओ ने रिलीज करी थी उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। जैसे उसने एंटर किया था वो वैसे ही वापस आ जाती है। हांशुओ जियान के हाथ को रिलीज करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट देखा जा सकता था। लगता है उसके दिमाग में जो छोटा सा गैस आ रहा था उसका कोई वजूद ही नहीं है। करंटली जो चीज उसने जियान की बॉडी के अंदर डिस्कवर करी थी वो थी उसकी इंजरीज, और ये इंजरीज सच में काफी सीरियस थी। हांशुओ अपना सिर हिला के कहती है कुछ नहीं, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है उन टेंट पोल्स पे जो कि जियान अपने कंधे पे कैरी कर रहा था। वो कहती है तुम्हारे अंदर की इंजरीज काफी सीरियस है, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम किसी और को करने दो। जियान हंसते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, भले ही मैं इंजर्ड हूँ लेकिन मैं यूजलेस नहीं हूँ। अपना सिर हिलाते हुए वो सामने निकल जाता है। हांशुओ को क्रॉस करके अब वो जा रहा था हानचोंग की तरफ। हांशुओ अपने मन में खुद को बहुत मॉक कर रही थी। वो पीछे मुड़ के जियान की बॉडी को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती है। वो खुद से कहती है ऐसा अनरियलिस्टिक थॉट मेरे दिमाग में कैसे आया? जियान की अपीयरेंस से ये समझ में आता है कि उसकी एज भी हांशुओ के बराबर ही है। भले ही वो कितना भी खतरनाक ट्रेनिंग जीनियस हो, लेकिन उसकी एज के हिसाब से वो वहां पे तो नहीं पहुंच सकता जिससे बस दो शब्द से ही दो हुआंग डर के भाग जाए। वो कहती है लगता है वो सच में हमारा गुड लक ही था। रात होने की वजह से ये डेजर्ट भी बहुत कोल्ड हो जाता है। पूरा रेगिस्तान अब एकदम सुनसान हो चुका था। एक हल्का सा सिल्वर ग्लो पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है, जिसके एंड को दूर दूर तक नहीं देखा जा सकता। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है कैंप पे। अभी क्रैकलिंग फ्लेम के अलावा यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस कैंप के आउटसाइड कई गार्ड्स लगे हुए होते हैं जो कि इसे काफी ध्यान से प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक सिंपल टेंट में जियान क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठा हुआ होता है। मैग्मा वर्ल्ड में जिस लिक्विड को उसने यूज किया था वो लिक्विड दोबारा से उसकी बॉडी में लगा हुआ था। आसपास की नेचुरल एनर्जी के कई थ्रेड्स उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो रहे थे। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी की दुईकी भी इंक्रीज होती है। जो बॉडी कभी पावरलेस फील हो रही थी, जियान अब उसमें दोबारा से स्ट्रेंथ फील करता है। उसकी ये ट्रेनिंग काफी टाइम तक चलती रहती है। जब फाइनली सनलाइट की एक रे नीचे आई थी तब जियान अपनी आंखें खोलता है, लेकिन हम उन आंखों में एक ऐसे शॉक को देख सकते हैं जिसे हाइड करना बहुत मुश्किल है। जियान अपने हाथों को सामने लाके खोलता है। तुरंत ही एक जेड ग्रीन दुईकी बाहर आई थी। इस इंटेंस दुईकी के क्लस्टर में जियान एक हल्के से सिल्वर कलर को भी देख सकता था। ये रंग और कोई नहीं बल्कि स्पेशल स्ट्रेंथ का था। तुरंत ही वो एक डीप ब्रेथ लेता है। उसकी आंखों में सरप्राइज को देखा जा सकता था, क्योंकि अगर कोई स्पेशल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे कम से कम दोजोंग क्लास तक तो पहुंचना ही होगा। उस क्लास में पहुंचने से पहले जो इवन दो हुआंग के पीक के एक्सपर्ट्स थे उनके पास भी स्पेशल एबिलिटीज को कंट्रोल करने की क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं। लेकिन जियान की दुईकी में जो सिल्वर कलर की एनर्जी अपीयर हुई थी वो जेन्युइन स्पेशल स्ट्रेंथ थी। एक डीप थिंकिंग के बाद जियान कहता है मुझे लगता है जब वो स्पेस टनल डिस्ट्रॉय हुआ था तब उसके अंदर की ही स्पेशल स्ट्रेंथ ये वही स्पेशल स्ट्रेंथ है। वो डिस्ट्रॉय होने के बाद स्कैटर नहीं हुई, मेरी दुईकी में मर्ज होकर ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सरप्राइज को लेके आई है। लगता है जियान ने यहाँ पे आपदा में अवसर ढूंढ लिया था। जियान कहता है रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास अभी वो हल्की सी एबिलिटी है जिससे मैं स्पेशल स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकता हूँ। इस समय भले ही काफी वीक हो, लेकिन मेरे लिए जेन्युइन स्पेशल स्ट्रेंथ को पोजेस करना बड़ी बात है। ये कहने के बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। हम उसे अपने हाथ को आगे एक्सटेंड करके क्लेंच करते हुए देखते हैं। जैसे ही जियान ने ये एक्शन किया था, सामने के स्पेस में हल्का सा डिस्टॉर्शन देखा जा सकता है। तो भाई जियान को यहाँ पे मिल गया एक और सरप्राइज। अब ईमानदारी से तुम लोग बताओ, क्या तुमने ये पहले एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि पहली बार में मेरे लिए तो ये सरप्राइज था। साथ ही में एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिले। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली जियान टियानबे सिटी में पहुंचने वाला है, जहाँ पे जियान वहाँ पे परेशानी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्या नए मैटर क्रिएट होंगे ये भी हमें मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। स्पॉइलर मत देना, लेकिन ये गैस करके बताओ कि हान क्लैन जियान से कैसे कनेक्टेड है। इसी के साथ हम करते हैं एपिसोड को एंड। पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक कर सकते हो, राइट साइड में मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।